बात करूं सोमेटिक सेल और जर्म सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, तो एक साइंटिस्ट आए थे विजमैन, एक्चुअली जब डार्विन और लैमार्क इवोल्यूशन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, क्या हुआ, उनकी कुछ बातें समझ आई, कुछ नहीं समझ आई, कुछ बता सके, कुछ नहीं बता सके। इसी बीच एक साइंटिस्ट आया था विजमैन, वो कहता है कि भाई देखो भी हम सब ऑर्गेनिज्म के अंदर दो तरह की सेल्स होती है, दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, और यही कोशिकाएं डिसाइड करती है कि नेक्स्ट जनरेशन कैसी हो, आने वाली प्रोजेनी में क्या वेरिएशन आएंगे नहीं आएंगे। तो वेरिएशन आना नहीं आना ये किस बेस पर डिसाइड होता है, तो उन्होंने कहा भाई हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर दो तरह की सेल्स होती है, एक सेल होती है सोमेटिक सेल और एक सेल होती है जर्मिनल सेल, या ऐसे अपन बोलते हैं जर्म सेल, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। सोमेटिक सेल का मतलब होता है कि हमारी बॉडी की कोई भी सेल एक्सेप्ट जर्म सेल, एक्सेप्ट हमारे गोनाड्स के अंदर वो सेल जो गैमेट की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है, उसको छोड़कर हमारी बॉडी की हर ऑर्गेनिज्म की हर सेल को हम एक नाम देते हैं सोमेटिक सेल, कायिक कोशिका। यहाँ पर हम कहते हैं ए सेक्शुअल के अंदर जर्म सेल्स का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, गैमेट्स का फॉर्मेशन भी नहीं है, तो यहाँ पर फिर भी वो अपनी प्रोजेनी तो डेवलप कर रहा है ना कोई तो सेल इन्वॉल्व है उस प्रोसेस के लिए। तो वो सेल कौन सी है? सोमेटिक सेल, कायिक कोशिका है। यहाँ पर रिप्रोडक्शन करने वाली, जनन करने वाली जो कोशिका होती है उसे कायिक कोशिका कहते हैं। बट अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, वहां पर अनडाउटली आपको याद रखना है कि वो जर्म सेल्स होती हैं, क्योंकि यही वो जर्म सेल्स हैं जिनकी वजह से पेरेंट्स और प्रोजेनी में वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जर्म सेल में कोई भी चेंज आता है, कोई भी परिवर्तन, कोई भी फ्लक्चुएशन आता है, अनडाउटली वो नेक्स्ट जनरेशन में शो ऑफ होगा। बट सोमेटिक सेल्स में ऐसा नहीं है। अगर बेसिकली मैं आपके सामने कोई एग्जांपल रखूं कि हम लोग दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाए या फ्रैक्चर हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि भाई हमारी नेक्स्ट जनरेशन में वो भी फॉल्ट नजर आएगा। वो फॉल्ट सिर्फ हमारे तक ही रहेगा क्योंकि वो हमारी सोमेटिक सेल से बिलोंग करता था। लेकिन अगर वो फॉल्ट, कोई भी चेंज, कोई भी म्यूटेशन, कोई भी उत्परिवर्तन हमारी जर्मिनल सेल से बिलोंग करता है, अल्टीमेटली उसका जो फॉल्ट है, उसका जो डैमेज है, वो आपको नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलेगा। यहीं पर मैं आपके सामने एक पॉइंट रखना चाहती हूँ, जो हमारे इंडिया में अभी बैन हो चुका है कि हम लोग टेस्ट नहीं करवाते हैं जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, किस चीज का, कि वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि ये इलीगल माना जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर टेस्टिंग इसलिए की जाती थी कि भाई जो यूट्रस के अंदर फीटस डेवलप हो रहा है वो सही है या नहीं है। बट लोग इसे बहुत गलत तरीके से यूज करने लग गए, तो इसको बैन कर दिया गया, इलीगल बता दिया गया। बट वो एक बहुत अच्छा तरीका था कि बनने वाली प्रोजेनी को चेक करना कि उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सही हो रहा है। अगर उसकी जर्मिनल सेल में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे किसी ना किसी तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट ना हो। क्योंकि जर्म सेल्स का पूरा चेंज होना ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन में दिखता है। अगला बहुत बेसिक सा पॉइंट है जिसे मैंने बहुत अलग अलग तरीके से आपके सामने यहाँ पर बताया है, नॉन फर्टिलाइजेशन। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ए सेक्सुअल जो अलैंगिक जनन है उसमें निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। फर्टिलाइजेशन, निषेचन की सिंपल अगर डिफाइन मैं आपके सामने रखूं तो यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हैं। जब गैमेट्स ही नहीं बन रहे, जब जर्म सेल्स भी नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन का कोई मतलब होता है क्या? नहीं होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो निषेचन तो होने से रहा, और सेक्सुअल में तो मस्ट है भाई, इन्फ्यूजन तो होना ही चाहिए। फ्यूजन नहीं होगा तो वापस 2n कंडीशन कैसे आएगी? पेरेंट्स के अंदर 2n सेल थी, उनमें कोई किसी सेल के अंदर मियोसिस हुआ, n कंडीशन आई, हैप्लॉइड जिसे अपन ने गैमेट्स बोला। उस गैमेट्स ने, मेल और फीमेल ने आपस में फ्यूजन, गैमेट में फ्यूजन करा, तभी तो नेक्स्ट जनरेशन बनी। तो फर्टिलाइजेशन तो होगा ही होगा। तो निषेचन क्रिया सेक्सुअल में देखने को मिलती है। अगला पॉइंट बहुत बेसिक सा है, अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है ए सेक्सुअल तरीके से, क्योंकि वहां पर मैंने भी आपके सामने पॉइंट रखा, अगर आप लोगों को रिकॉल हुआ 2-3 सेकंड पहले मैंने एक बात बोली थी कि भी हमारे अंदर, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर दो तरह की सेल्स होती हैं। अगर सोमेटिक सेल में कोई चेंज करोगे तो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं पास आउट होगा, और जब नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट ही नहीं होगा तो वेरिएशन आने का मतलब ही नहीं है। ए सेक्सुअल का अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि भाई बनने वाली प्रोजेनी चाहे छोटी हो बड़ी हो, अपने पेरेंट्स से बिल्कुल उसकी कॉपी होगी। बिल्कुल अपन कह सकते हैं एक
मेरी जैसी एक लड़की खड़ी हो गई है लाइक दैट, तो नो वेरिएशन इज देयर इन ए सेक्शुअल। बट ऑब्वियसली बात है, जब मेल और फीमेल गैमेट को आप इन्वॉल्व कर रहे हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो भाई मेल के खुद के कैरेक्टर होंगे, फीमेल के खुद के कैरेक्टर होंगे, और जब दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूजन करेंगे तो अनडाउटली वेरिएशन तो आना ही है। जीन्स एक्सचेंज होते हैं। हम लोग थोड़ा सा सेल बायो को अगर अपने माइंड में लेकर चले तो मियोसिस के अंदर हम क्रॉसिंग ओवर पढ़ते हैं, तो वेरिएशन तो आते ही आते हैं। अगला पॉइंट, इसलिए वेरिएशन का पॉइंट बहुत इजी सा है, आपको याद रह जाएगा। अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो क्लोन फॉर्म, कि ए सेक्सुअल के अंदर क्लोन बनते हैं, ये अपने आप में एक छोटा सा एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि व्हाट इज क्लोन। तो क्लोन जो वर्ड है वो कभी भी आप सेक्सुअल में मत यूज करना, पहली बात। दूसरा, अगर आप ए सेक्शन में यूज करते हो तो बोलने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, उसे आप देख लीजिए, सुन लीजिए। जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। अगर कोई ऑर्गेनिज्म आनुवांशिक रूप से, अकारिकी से, अपने जनक से बिल्कुल सिमिलर होगी, तभी आप ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्लोन बोलोगे। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजी के सिमिलर अगर जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट जो सिमिलर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। तो क्लोन का बनना ए सेक्सुअल प्रोसेस के अंदर होता है, सेक्सुअल के अंदर नहीं होता है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, क्लोन क्या होते हैं? क्लोन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं देयर पेरेंट्स, अपने जनक से। देखो आजकल ऐसा हो रहा है कि साइंटिस्ट इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग का भी क्लोन बन जाए। अच्छा भी है, दोनों साइड इफेक्ट भी है कि भाई क्लोन बन गया तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। सही है कि हम सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो ह्यूमन बीइंग का पता नहीं क्या होता। चलो मूव ऑन, तो आगे हम बात करते हैं। अभी ये वाला पॉइंट मैंने आपके सामने डिस्कस किया ही था। डिवीजन दो टाइप का होता है, बेसिकली वैसे 3 टाइप के होते हैं, लेकिन जनरली हम 2 टाइप को डिवीजन को डिस्कस करते हैं, माइटोटिक और मियोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो समसूत्री और सूत्री में मेन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि जो मियोसिस होते हैं वो हमेशा उन सेल्स में होते हैं जो 2n होती हैं, और जिनसे आगे जो सेल्स बनती हैं वो हैप्लॉइड बनती, n कंडीशन में बनती है। बट माइटोटिक में ऐसा कोई फिक्स नहीं है, सेल चाहे वो 2n हो चाहे n हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो डिवीजन जब होता है माइटोटिक, तो बनने वाली जो प्रोजेनी होती है उनमें वही कंडीशन होती है जैसे उसके पेरेंट्स में होती है। अगर पेरेंट्स 2n है तो प्रोजेनी भी 2n होगी, अगर पेरेंट n है तो प्रोजेनी भी n होगी। बट मियोसिस में ऐसा नहीं होता, मियोसिस सिर्फ 2n सेल्स में होता है, और मियोसिस में बनने वाली जो प्रोजेनी होती हैं उनमें क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं। इट्स मीन अगर कोई प्रोजेनी के अंदर हम कहें 20 क्रोमोसोम है उसकी सेल के अंदर, तो उसकी मियोसिस होने के बाद उसके गैमेट से उसके नेक्स्ट सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, तो आपका यहाँ पर एक न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका बहुत ईजी आंसर होगा कि 10 होंगे, उनको आपको हाफ कर देना है। अगर आपको 2n कंडीशन दे रखी है तो आप n निकाल सकते हैं, अगर आपको n दे रखिए आप 2n निकाल सकते हैं। बट इस बात का ध्यान रखना कि डिवीजन क्या है। अगर डिवीजन माइटोटिक डिवीजन है, माइटोसिस है, तो नंबर वही रखना। अगर 40 है, माइटो डिवीजन करवाया तो 40 रहेंगे, लेकिन अगर मियोसिस है तो नंबर हाफ कर देना। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है इस बात को सीखने का, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इतने डिवीजन करवाएं तो बताएं नेक्स्ट प्रोजेनी में कितने, उसकी सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे। तो हम थोड़ा सा इसको भी देखेंगे। अगला पॉइंट ध्यान में रखना, वेरिएशन से ही रिलेट करता है कि भाई जब वेरिएशन नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं है, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो नेचुरल सिलेक्शन के लिए यूजफुल होगा क्या वो? अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचर का सिलेक्शन, नेचर के द्वारा सिलेक्शन होना कि भाई आप इस नेचर में आए हो, गॉड ने आपको गिफ्ट दे दिया कि रहना है यहाँ पर, तो भाई नेचर अब सिलेक्ट करेगा तू रहने लायक है नहीं है। अब भी अगर हम देखें कोरोना वायरस से वो लोग अच्छे से रह पा रहे हैं जिनका इम्यूनिटी स्ट्रांग है, नेचर उसे अडेप्ट कर पा रही है, और लोग जो वीक हैं, जो इस चीज को सहन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है। तो बेसिक सा फंडा है कि भाई ए सेक्सुअल के अंदर वेरिएशन ही नहीं आ रहे हैं, तो जब नेचर में कुछ चेंज आएगा तो वो प्रोजेनी कैसे सर्वाइव करेगी? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता नेचुरल सिलेक्शन के लिए हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट ऐसा भी नहीं है कि भाई ए सेक्सुअल इंपॉर्टेंट ही नहीं है। लोअर ऑर्गेनिज्म तो फेवरेबल कंडीशन में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी प्रोजेनी को
कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना अगर चाहते हैं आप, और आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स से अपनी प्रोजेनी की कॉपी बनाना चाहते हैं, तो अनडाउटली आपको कौन सा रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, एसेक्सुअल। लेकिन अगर आप वेरिएशन की बात करते हैं, कुछ चेंजेस की बात करते हैं, तो आपको क्या बात करनी पड़ेगी, सेक्सुअल की। अगर अभी मैंने आपके सामने एक छोटा पॉइंट डिस्कस किया था कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स वाला, तो आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल है जिसके अंदर कुछ प्लांट्स और एनिमल के यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं एन और 2n कंडीशन दे रखी है। तो बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन आ जाते हैं। मायोसाइट्स मदर, अभी मैंने आपके सामने बोला था मदर सेल होती है, जर्म सेल्स होती हैं। अगर जर्म सेल्स के अंदर अगर हम बात करें 2n सेल के अंदर क्रोमोसोम के नंबर यहाँ दे रखे हैं, तो n कंडीशन में कितने होंगे, अगर n कंडीशन पूछिए तो 2n में कितने होंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट अगर आपके सामने बात करूँ तो ह्यूमन बींग का आपको माइंड में याद रखना है, सबको याद रहता है। हाउस फ्लाई याद रख लेना, फ्रूट फ्लाई का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रूट फ्लाई के अंदर 2n जो कंडीशन होती है वो 8 क्रोमोसोम की होती है, और जो n कंडीशन होती है उसका हाफ कर देंगे तो 4 है, ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि एक प्लांट के अंदर जो मैक्सिमम क्रोमोसोम नंबर होते हैं, ओफियोग्लोसम एक फन है, अपन बात कर सकते हैं, तो उसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इसे आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। उसी प्रकार मेज का आप याद रख सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी की टेबल है, हो सके तो आप इस टेबल को थोड़ा सा याद रखने की ट्राई करें। एन और 2n कंडीशन दे रखी है। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा वापस दिखा देती हूँ कि रिप्रोडक्शन में हमने क्या क्या अभी तक डिस्कस किया है, कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, लाइफ स्पैन क्या है, और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की है, और उन्हें हमने एज ए डिफरेंस डिस्कस किया है। अब अगला जो पॉइंट हमारे सामने है यहाँ पर वो ये है कि भाई टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने होते हैं। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो मैंने यहाँ पर कुछ टाइप लिखे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो उसमें अगर हम बात करें, फीजन है, विखंडन, बडिंग है, मुकुलन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या रिप्रोडक्शन होता है, कायिक प्रवर्धन। ये बेसिक सब इंपॉर्टेंट टाइप के हमारे एनसीईआरटी और बुक से रिलेट करते हैं टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जब हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो वो पेरेंट डिफरेंट तरीके यूज़ करता है अपनी प्रोजेनी को डेवलप करने का। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आप लोगों ने कहीं बार इसको पढ़ा होगा। फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना। अब तोड़ने के तरीकों पर हमने यहाँ पर फ्यूजन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, बाइनरी और मल्टीपल, द्विविखंडन और बहुविखंडन। अब बाइनरी और मल्टीपल बहुत बेसिक सा एक पॉइंट आ जाता है। बाइनरी मतलब होता है 2 और मल्टीपल होता है मैनी, बहुत सारे। तो यहाँ पर बहुत बेसिक सा एक डिफरेंस है अमीबा का। अमीबा एक जो सेल होती है यूनिसेलुलर बोलते हैं कुछ साइंटिस्ट को, साइंटिस्ट प्रोटोप्लाज्मिक कंडीशन में इसको बोलते हैं कि भाई ये एक सेल का होता है, फिर भी ये अपनी प्रोजेनी किस तरीके से डेवलप करता है उससे हम बोल रहे हैं यहाँ पर फ्यूजन। और अमीबा के अंदर जो तरीका होता है वो बाइनरी फ्यूजन का होता है। अमीबा जो होता है एक नॉर्मल सेल के अंदर जब वो मैच्योर हो जाता है, जब उसे लगता है कि मुझे अपने आप को डिवाइड करना है, नेचुरल है, तो वो पहले अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है। देखो सेल डिवीजन कोई भी आप करें, 2 प्रोसेस तो इन्वॉल्व होते ही होते हैं। पहला कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। पहला आप केंद्र का विभाजन करोगे, न्यूक्लियस का डिवीजन करोगे, आफ्टर दैट आप साइटोप्लाज्म का डिवीजन करोगे। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि सबसे पहले आपने कैरियोकाइनेसिस करवाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 सेल्स एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हो चुके हैं। अब धीरे धीरे जैसी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होती है, नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो साइटोकाइनेसिस का आता है, जिससे 2 सेल्स क्या हो जाती है, एक सेल क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और अल्टीमेटली हमें 2 सेल्स मिल जाती है। तो यहाँ पर देखें तो सेल ने अपने आप को ब्रेक किया है, बट अगर हम देखें तो ब्रेक करने के बाद भाई प्रोजेनी मिल गई ना, 2 ऑर्गेनिज्म बन गए एक सेल से, हो गया ना रिप्रोडक्शन। बट बहुत इजी सा, बहुत सिंपल सा रिप्रोडक्शन है, बहुत कम टाइम पर हो जाता है, इसलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैटेगरी में आता है। अगला जो अगर हम एग्जाम्पल देखें, मल्टीपल में देखो एडियन होना तो वही है जो अमीबा के साथ हुआ है, बट मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि भाई कभी कभार क्या होता है कि सेल को ऐसा लगता है कि मेरे लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं है। जब फेवरेबल नहीं है तो मैं अपनी प्रोजेनी को कैसे इस अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करवा सकता हूँ। तो वो सोचता है कि पहले मैं ऐसा करता हूँ, अपनी ही सेल के अंदर छोटी छोटी सेल्स बना लेता हूँ। जब मुझे ऐसा लगेगा इन्वायरमेंट मेरे बच्चों के लिए फेवर में है, तो वो मैं अपनी सेल को ब्रेक डाउन कर लूंगा, और जितनी भी प्रोजेनी मैंने बनाई है वो अल्टीमेटली बाहर आ जाएंगी। तो यहाँ पर
अगर आप देख सकते हैं तो ये सेल्स अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा, ये एक्चुअली में अमीबा भी ये डिवीजन शो करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन मैंने आपके सामने पॉइंट रखा भी था कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना लोअर ऑर्गेनिज्म का जो होता है फेवरेबल कंडीशन मानी जाती है। अनफेवरेबल कंडीशन वो प्रेफर करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। और यहाँ पर अमीबा के केस में हम देख रहे हैं कि भाई बाइनरी और मल्टीपल में डिफरेंस कर दिया। प्लाज्मोडियम के अंदर हमने देखा तो जब इनको लगता है कि भाई अभी वेट करना चाहिए, कंडीशन को हमारे फेवर में आने दो, तो हम क्या करते हैं, बार बार कैरियोकाइनेसिस करवाते हैं। तो जब एक ही सेल के अंदर बार बार न्यूक्लियस डिवीजन होगा तो बहुत सारी न्यूक्लियस बन जाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेने लग जाएंगे और अपनी छोटी छोटी सेल्स बनाने लग जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये सेल्स जो होती है अल्टीमेटली अपन कह सकते हैं एक प्रोजेनी ही होती है। जैसे ये जो पेरेंटल सेल होती है ब्रेकडाउन होती है तो सारी प्रोजेनी बाहर आ जाती है अल्टीमेटली, और एक पेरेंट से हमें इतनी सारी क्या मिल गई, प्रोजेनी मिल गई। अगला एग्जाम्पल भी आप बहुत अवेयर हैं, बडिंग मुकुलन। बडिंग की अगर हम बात करें तो हाइड्रा, हीस्ट, ये एग्जाम्पल हम बहुत बेसिकली याद रख लेते हैं और हमें याद रहते हैं। बडिंग का मतलब होता है आउटग्रोथ, क्लम्प, कि कुछ एक सेल जब अपने मैच्योर हो जाती है तो अपनी बॉडी से जहाँ से उसको ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को बड निकालना है या मेरी को अपनी प्रोजेनी डेवलप करनी है, तो वहाँ से एक छोटा सा आउटग्रोथ निकालती है। यू कैन सी यहाँ पर एक सेल है, थोड़ा सा उसने अपनी एंटीरियर साइड से आउटग्रोथ निकालना स्टार्ट किया, फिर वो अपनी न्यूक्लियस को डिवीजन कर और उसको एक न्यूक्लियस प्रोवाइड कर देगी। अल्टीमेटली साइटोप्लाज्म थोड़ा ले लेकर छोटी छोटी सेल्स बन जाएंगी, और धीरे धीरे जब वो अपने आप में इतनी मैच्योर हो जाएगी कि उसे ऐसा लगेगा कि भाई मुझे अभी अपने पेरेंट्स की इतनी जरूरत नहीं है, वो डिटैच हो जाएगी, और डिटैच होकर अल्टीमेटली एक नई प्रोजेनी बन जाएगी। बहुत ईजी तरीके है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो विजन दो टाइप का होता है, बाइनरी और मल्टीपल, द्विखंडी और बहुविखंडन। प्लाज्मोडियम इसका एक एग्जाम्पल आप प्लीज इसका माइंड में याद रखना, एटलीस्ट वो एग्जाम्पल तो आप याद रखना जो आपकी बुक के अंदर दे रखे होते हैं। बडिंग का यीस्ट और हाइड्रा बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। अगला जो पॉइंट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसे हम फर्दर बहुत अलग से डिस्कस भी करेंगे, बट यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट से हम इसको देख लेते हैं। एनी पार्ट ऑफ प्लांट कैन फॉर्म ए न्यू प्लांट एक्सेप्ट सीड। वापस मैं रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी प्लांट का पार्ट जो नया प्लांट बनाने की कैपेसिटी रखता है और बना सकता है, लेकिन सीड को छोड़कर, बीज को छोड़कर, इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। वेजिटेटिव का मतलब आप सोमेटिक सेल से कंपेयर कर सकते हैं कि भाई हमारी सेल के अंदर जितनी भी जर्म सेल्स हैं उनको छोड़कर जितनी भी सेल हैं उन्हें हम वेजिटेटिव पार्ट बोल सकते हैं। तो उनसे अगर हमारी प्रोजेनी बन रही है तो क्या है, वेजिटेटिव। और वेजिटेटिव प्रोडक्शन मेनली हमारा जो डिस्कशन का रहेगा वो प्लांट के अंदर रहेगा। प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट माने जाते हैं वो हम कह सकते हैं लीफ है, रूट है, स्टेम है, बट ध्यान रखना सीड नहीं है। सीड का बनना एक सेक्सुअल प्रोसेस होता है जिसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं। 11th क्लास के अंदर हमारा एक टॉपिक रहता है मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी के अंदर हम स्टेम, लीफ, इन सब की मॉडिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। तो उस मॉडिफिकेशन के अंदर हम एक ऐसा मॉडिफिकेशन भी देखते हैं जहाँ पर स्टेम, लीफ, रूट क्या करती हैं, एक अलग तरीके से नई प्रोजेनी को डेवलप करने का तरीका देखती है। रनर का जो एग्जाम्पल रहता है धूप घास या फिर साइनोडोन, शक्कर, मिंट इसका एग्जाम्पल है। ऑफसेट इसका एग्जाम्पल जलकुंभी या वाटर हाइसिंथ है। राइजोम जिसका एग्जाम्पल जिंजर है। ट्यूबर, कंद, पोटैटो, कॉम जिसका एग्जाम्पल केसर या कॉर्कस है। और बल्ब या अनियन। ये सारे एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, एटलीस्ट इन्हें तो आप याद कर लेना। और अगर आप बहुत डिटेल में इसको देखना चाहते हैं तो मॉर्फोलॉजी टॉपिक के अंदर स्टेम, लीफ और रूट के अंदर इनके मॉडिफिकेशन के एग्जाम्पल को देख सकते हैं। वैसे हम डिटेल में इनको इतना डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन का है। अगला पॉइंट एक की पॉइंट के पर्पज से है, तो ये थोड़ा इसलिए याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट और की तैयारी करते हैं तब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रहता है। ए सेक्सुअल स्पोर्स, देखो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं ना तो उनके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, अलग अलग स्पोर्स बनते हैं। उनके अल्टीमेटली होता तो यही है कि भाई आगे चलकर हमें प्रोजेनी ही बनानी है, बट बोलने का तरीका देखो अलग हो जाता है। बायो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप कुछ भी पॉइंट पढ़ना चाहो ना, उस पॉइंट के 3-4 पॉइंट निकल आते हैं, बट अल्टीमेटली एम सबका एक ही होता है, सबका बोलने का अल्टीमेट रिजल्ट वही निकलता है, बट बोलने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। थोड़ा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं तो कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इस रिप्रोडक्शन में ही, जिसे हम अलैंगिक बीजाणु कह सकते हैं, स्पोर्स बोल सकते हैं। और कुछ यहाँ पर मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखे हैं, हो सके तो आप इन्हें याद कर लेना। जो स्पोर्स वो स्पोर्स होते हैं जो मोटाइल होते हैं, चल बीजाणु जिसे बोलते हैं, ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल रहता है। क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो हम एग्जाम्पल से देखते हैं इन सब चीज़ों को। जो स्पोर ऐसे स्पोर्स होते हैं जो मोटाइल होते हैं, एग्जाम्पल में फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोन्स हैं। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है एंडोजीनस। देखो स्पोर्स जो होते हैं ना, गैमेट्स और स्पोर्स में यही फर्क है कि भाई गैमेट्स तो इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो स्पोर्स जो वर्ड अपन बात कर लेते हैं वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी वो सेल है जो आगे चल के प्रोजेनी बना रही है, तो हमने बोल दिया भाई उसे आप स्पोर्ट बोल दो। तो बीजाणु जब बोला ना तो हमने देखा कि भाई हर किसी के अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है वो अलग अलग बनता है। तो हमने इन अलग अलग स्ट्रक्चर को इस थोड़ा सा यहाँ पर लिखने की कोशिश की है कि जू स्पोर जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और जू स्पोर के साथ ही आप एक और पॉइंट ध्यान रखना, ए प्लेनोस्पोर, एचएल बीजाणु, दोनों एंटागोनिस्टिक है एक दूसरे की, कि जो जू स्पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं और ए प्लेनोस्पोर जिन्हें हिंदी में एचएल बीजाणु कहते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। मेनली ये फंजाई और एल्गी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। सेकंड जो एग्जांपल कोनिडिया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये भी नॉन मोटाइल होता है ए प्लेनोस्पोर की तरह। लेकिन डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस क्या होता है, अगर सेल के अंदर अगर स्पोर बन रहे हैं ना इट्स मीन एंडोजीनस, और सेल के बाहर बन रहे हैं इट मीन्स एक्सोजीनस। तो एंडोजीनस और एक्सोजीनस में यही इस डिफरेंस की वजह से आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि कोनिडिया भी नॉन मोटाइल होते हैं ए प्लेनोस्पोर की तरह, बट वो सेल के बाहर बनते हैं, बहिजात होते हैं, एक्सोजीनस होते हैं। बट जो जू स्पोर्स होते हैं वो एंडोजीनस होते हैं, एल्प्लेस्पोर भी एंडोजीनस होते हैं क्योंकि वो अंदर बनते हैं। और कोनिडिया का अगर हम बात करें, पेनिसिलियम जब मैच्योर हो जाता है तो अपनी टिप पर छोटे 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 से स्पोर्स बनाने लग जाता है, सॉरी स्पोर्स नहीं, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक थैलियोनवास संरचना बनाता है जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं या बीजाणुधानी कहते हैं। इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर अपन बात करेंगे। बर्ड का यही है कि छोटी जो आउटग्रोथ निकलती है हाइड्रा के अंदर वो एक तरह का ये सब स्पोर्स स्ट्रक्चर है। जेम्यूस बर्ड ध्यान में रखेंगे, इसका दूसरा नाम है इंटरनल बर्ड। जो पोरीफेरा जिसे अपन स्पंज कहते हैं उनके अंदर ये ए सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, तो इसे आप प्लीज ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा कुछ मैंने और एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं, ओटोस्पोर, हाइप्लेनोस्पोर, टेट्रास्पोर, एकिनेट्स, एक्सोस्पोर, पाल्मेला स्टेज, ये जितने भी नाम हैं एटलीस्ट आप ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे, सारे ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर हैं, अलैंगिक संरचनाएं हैं जो इन्वॉल्व होती हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर। हाइप्लेनोस्पोर, ये जितने भी एकिनेट हैं इनके ध्यान रखेंगे, इनकी सेल के बाहर थिक वॉल होती है, मोटी भित्ति होती है। अगर हम ए सेक्सुअल स्पोर्स की बात करते हैं तो भाई सेक्सुअल स्पोर्स भी डिफरेंट टाइप के भी होते हैं। ये जो पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ ए सेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्ट्स का, इसे थोड़ा सा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। सेक्सुअल स्पोर्ट्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं और इस टाइप को ये इंपॉर्टेंट है, इसके आप प्लीज इसको अपने माइंड में रखना। सेक्सुअल स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो 3 तरह के यहाँ पर मैंने आपके सामने दिखाए हैं, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और ऊगैमस। हिंदी में बात करें समयुग्मन, असंयुग्मन और विषम युग्मन। अगर हम डायग्राम को देखकर डिस्कस करें तो इजीली हम इस तीनों में डिफरेंस कर सकते हैं। आइसोगैमस अगर आप देखें दोनों सेल्स एक जैसी हैं, चाहे उसमें फ्लैजिला है चाहे उसमें फ्लैजिला नहीं है, आप नहीं बता सकते, आप डिस्टिंग्वाइज नहीं कर सकते भाई वो मेल है फीमेल है। जब आपको डिफरेंस नहीं समझ आता है मेल फीमेल का, आइसो मतलब होता सेम, जब दोनों गैमेट सेम है हमें नहीं पता चल रहा कौन मेल है कौन फीमेल है, इट्स मीन उन स्पोर्ट्स को हम क्या बोलेंगे, आइसोगैमस। अनआइसोगैमस में डिफरेंस ये होता है कि उसमें पता चलता है कि एक साइज में छोटा है एक साइज में बड़ा है, एक के पास अपन कह सकते हैं ये मेल के पास फ्लैजिला है फीमेल के पास फ्लैजिला है लेकिन साइज में छोटा है, तो लेकिन साइज का फर्क पड़ता है। अनआइसो का मतलब क्या हो गया, जो सेम नहीं है गैमेट्स। और मेनली आइसो और अनआइसो गैमेट्स हम प्लांटी के क्लासिफिकेशन के अंदर एल्गी और के अंदर ये स्पोर्ट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट जो है एक्चुअली में कभी कभार अनआइसोगैमस और ऊगैमस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, बट प्लीज़ इनमें डिफरेंस होता है और डिफरेंस क्या है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है।
ऊगैमस हमारे अंदर कंडीशन आप याद करें कि हमारे अंदर ना आइसोगैमस कंडीशन है ना अनआइसोगैमस कंडीशन है, हमारे अंदर ऊगैमस कंडीशन है। ऊगैमस कंडीशन का मतलब क्या होता है? जब आपके अंदर जो गैमेट्स बनते हैं उसमें जो फीमेल होती हैं जिसे अपन एग बोलते हैं उसका साइज बड़ा होता है, और जो मेल होता है जिसे स्पर्म्स बोलते हैं, मेल गैमिट बोलते हैं, हैप्लॉइड सेल बोलते हैं, उनका साइज एग के कंपेयर में छोटा होता है। प्लस जो मेल गैमिट होते हैं उनके पास फ्लैजिला होती है, वो मोटाइल होते हैं, और जो एग होती है वो नॉन मोटाइल होती है, अचल होती है। ये जो पॉइंट मैंने आपके सामने भी रखा है कि जो नॉन मोटाइल है मेल, जो मोटाइल है वो हमारा मेल है, जो नॉन मोटाइल है वो फीमेल है। अगर ये पॉइंट अगर आपको दिखता है ना, इट्स मीन वो ऊगैमस कंडीशन है। ये फिक्स कंडीशन है कि भाई मेल जो होगा वो छोटा होगा, फीमेल जो होगी वो बड़ी होगी, और उस कंडीशन को हम बोलेंगे ऊगैमस। प्लीज इसे याद रखना, भूलना मत कि सेक्सुअल जो स्पोर्ट्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, ऊगैमस। आइसोगैमस सेम गैमेट्स है, डिफरेंस नहीं किया जा सकता। अनआइसोगैमस डिफरेंस किया जा सकता है। ऊगैमस की फिक्स कंडीशन है मेल हमेशा, यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि मेल बड़ा हो गया, फीमेल बड़ी हो गई, या मेल फीमेल छोटी होगी, मेल बड़ा हो गया, वेरी करेगा। बट ऊगैमस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ऊगैमस के अंदर हमेशा जो मेल गैमेट होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं और साइज में बड़े होते हैं। जो मेल होता है वो मोटाइल होता है और साइज में छोटा होता है। तो आज हमने रिप्रोडक्शन को देखा, रिप्रोडक्शन के टाइप्स को देखा, और हमने वेजिटेटिव, और इस पॉइंट को हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स और सेक्सुअल स्पोर्ट्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, इन्हें हमने देखा। तो आज हम इसको यहीं वाइंड अप करते हैं, इसे हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो होप फॉर बेस्ट। आज आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, अच्छे से इसे सुनना इस वीडियो को। और एट दी एंड मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अभी जो टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस एक पेंडेमिक डिजीज़ बहुत ज़्यादा अपन कह सकते हैं फैल रही हैं, तो अल्टीमेटली उसका एक ही बचाव है कि हम अच्छे से अपने घरों में रहें, स्टे एट होम, बी सेफ। और एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी आप सबको कि एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइन। सो आप इस टाइम को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुली मत लें, अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज करें, क्योंकि जब बुरा समय आता है तो अच्छा समय भी आता है। वेट फॉर बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।